आज क्यों ना हम थरपारकर की बातें करें। बिल्कुल सही है। बल्कि मेरा ख्याल है थरपारकर से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा दुआ फाउंडेशन का तारुफ तक करवा दें, क्योंकि वहां आप अकेले नहीं है, बल्कि आपने दुआ फाउंडेशन के लिए वहां बहुत काम किया है। तो पहले दुआ फाउंडेशन का तारुफ करवा दिए और उसके बाद फिर थरपारकर की बातें करते हैं। देखिए, दुआ फाउंडेशन के बारे में बाद लोगों को गलतफहमी है कि ये शायद मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बनाया है इसको, जबकि जो असल सूरत हाल है वो ये नहीं है। बेसिकली मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर था ना, बिल्किस नाज हॉस्पिटल में, जी 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 हाँ। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था। तो हाँ हमारे कुछ दोस्त थे जो अकाउंट्स के अंदर थे, आमिर खान जी। और एक थे अदनान, एक जबी हैं जो वहाँ एनआईसीयू चलाते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने एनआईसीयू लिया हुआ था। और मेरे बड़े भाई हैं मुमताज आलम, जी जो कुछ उनका फार्मास्यूटिकल सप्लाईज वगैरह का काम था, तो वो उनका जी। आना जाना रहता था। जब बिल्किस नाज हॉस्पिटल में जो है ना, कुछ डॉक्टर बैठते थे जो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, अच्छा। एक डॉक्टर कयूम साहब थे और भी जी लोग थे। जी। वहां पर बाद औक़ात ऐसे मरीज आ जाते थे, जब मैं वहां था तब भी होता था कि भाई पेशेंट आ गए जिनके पास पैसे नहीं है, ना कीमोथेरेपी के पैसे हैं, ना हॉस्पिटल स्टे के पैसे हैं। तो वो आके फिर उनके फैमिली कहती थी भाई हमारे तो जो कमाने वाले थे उनको कैंसर हो गया है या ऐसी कोई मौलिक बीमारी हो गई है, तो हम तो खर्चा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है बिल्किस नाज हॉस्पिटल तो सर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उनके जो मालकान थे वो हमारे जूनियर ही हैं, डॉक्टर हुमायूं नाज। तो वो कहते थे कि भाई इस तरह कैसे, ये कोई खैराती अस्पताल तो नहीं है। हाँ सही बात है ये। तो मैंने तो पहला काम तो मैंने ये किया था कि उसके रेट्स आधे कर दिए थे कैंसर के मरीजों के लिए। तो डॉक्टर बिल्किस नाज सिंह जो उसकी ओनर थी, हुमायूं की वालदा, उनको मैंने जाके कहा कि मैडम देखें, मैं तो सारी जिंदगी चैरिटेबल काम किया ना, सोशल वर्क किया है। अब मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनको कैसे कहूँ कि भाई आप पूरे पैसे दें। तो हम ऐसा करते हैं कि एक फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे देते हैं कैंसर के मरीजों के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी कर लें। लेकिन फिर मेरे जाने के बाद हुआ ये कि इन लोगों ने, आमिर ने इनिशिएटिव लिया और सोचा कि यार जो पेशेंट आते हैं हमारे पास और अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम कोई ज़कात वगैरह अपनी फैमिली से, दोस्तों से जमा कर लिया करें। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि भाई आप कैसे करेंगे, आपको पूरा अकाउंट्स का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो उस वक़्त उन्होंने दुआ फाउंडेशन बनाई, यानी दुआ फाउंडेशन जो बनी है, ये 2014 में बनी है सर। और इसमें जो बनाने वाले मेन लोग थे उनमें आमिर थे, मेरे बड़े भाई मुमताज़ आलम हैं और ज़बीउल्लाह हैं और अदनान हैं। इसका जो बुनियादी मकसद ये था कि भाई जो बिल्किस नाज हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हैं या किसी का बिल ज़्यादा बन जाए और वो अफोर्ड ना कर पा रहा हो, स्पेशली कैंसर के पेशेंट जो है ना, तो उनको हम इस वाले ज़कात अकाउंट से उनका इलाज करा दिया करेंगे। ये बुनियादी मकसद था दुआ फाउंडेशन के बनने का। 2014 में बहरहाल ये लोग थरपार कर गए, वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे गए, क्यों गए। उसके बाद 1 साल के बाद जो है ना, फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप भी जो है ना हमारे दुआ फाउंडेशन का हिस्सा बन जाएं। तो मैं 2001 के बाद से जो है, बल्कि इनफैक्ट 2002 वगैरह के बाद से ना, मैं किसी इदारे के साथ, किसी सोशल सेक्टर के इदारे से वाबस्ता नहीं था। मैं तो कमर्शियल इदारों में जॉब कर रहा था हॉस्पिटल्स के अंदर। खान साहब के निज़ामत से हटने के बाद मैंने, अलखिदमत आपका सोशल था या कमर्शियल? नहीं सोशल सेक्टर था, सोशल था। अलखिदमत कमर्शियल कैसे हो सकता है? अलखिदमत सोशल हुआ ना। अलखिदमत का देखें, मैं अलखिदमत का ना कभी एम्प्लॉय रहा हूँ, जी। ना अहदेदार रहा हूँ। लेकिन मैंने 92 से 2001 तक जो है ना अलखिदमत के दर्जनों मंसूबों पे काम किया, बल्कि उनका इनिशिएटिव लिया ये मालूम उनका, है, ये ठीक है मालूम ना। है, जी हाँ जी। उसके बाद मैं तामीर मिलत में रहा, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में रहा। लेकिन इनफैक्ट 2005 से लेकर 2014 तक मैं किसी एनजीओ से वाबस्ता सब नहीं रहा। बिल्कुल सही और है। मैं ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ मंसूबों में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। कुरान के आपके प्रोजेक्ट चल कुरान रहे के थे। प्रोजेक्ट थे और जी। कुछ और चीज़ें थी। तो 2014 में, जब 2015 में इन्होंने मुझे ऑफर की, मैं कहा चले जी, मैं काम तो हम थरपाकर में शुरू कर चुके थे, मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उस वक्त जो है ना 2014-15 में दुआ फाउंडेशन एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे कोई नहीं आता था। मुझे याद है कि 2015 में जब हमने ऑडिट कराया, तो उसका जो टोटल अमाउंट थी वो शायद कोई 7-8 लाख रुपए होगी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं उसमें शामिल हुआ और सोशल मीडिया पे मेरी काफ़ी फॉलोइंग हो चुकी थी, फिर हमने कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए ना सर, तो उसके नतीजे में फिर बहुत तेज़ी से काम में इजाफा हुआ। तो फिर इस तरीके से दुआ फाउंडेशन बनी है और इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है ना,
उसमें इजाफा होता गया उसके काम में। उसके कितने विंग्स हैं दुआ फाउंडेशन के इस वक्त? ये देखिए, दुआ फाउंडेशन जो है ना 4-5 सेक्टर में काम कर रहा है। वैसे तो जो भी एनजीओ होती है ना वो मखसूस तरह ये कुछ काम करती हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब शुरू किया, यानी इन लोगों ने शुरू किया, तो सबसे पहले थरपारकर में पानी के प्रोजेक्ट से शुरू किया एक। दूसरा फिर ये है कि जी जो कुर्बानी का मामला था जो 2001 में मैंने ही शुरू किया था थरपारकर में, कुर्बानी फी सबीलिल्लाह, वो प्रोजेक्ट शुरू हो और गया। पानी पहले शायद खान साहब शुरू कर जाहिर चुके है थे। जाहिर जाहिर है। तो कुर्बानी होने लग गई, फिर रमज़ान में जो है ना वो राशन की तक़सीम शुरू हो गई, फिर ईद गिफ्ट के प्रोग्राम होने लग गए। लेकिन मेन फोकस रहा दुआ फाउंडेशन का बेसिकली पानी के प्रोजेक्ट पे। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने यहाँ बिल्किस नाज हॉस्पिटल में एनआईसीयू बना लिया माशाल्लाह। उसके बाद फिर ये हुआ कि 2015 से हमने एग्रीकल्चर पे काम शुरू कर दिया, जो अब हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो हमारी शनाख्त बन चुका है। तो ये जर्नी है दुआ फाउंडेशन। देखिए, दुआ फाउंडेशन के जो आपने बिल्कुल सही बताया कि जिसका आगाज़ था वो इसलिए था कि जो कैंसर के मरीज़ आते जी, थे, जी, जी, जी। उनका इलाज ही महँगा था। और मैं समझ सकता हूँ कि घोड़े घास की दोस्ती नहीं होती है। जब कोई आदमी अस्पताल बनाता है, तो उसको बहुत सारे एडमिशन के खर्चे करने होते हैं, बहुत सारे बिजली के बिल, गैस के बिल, तो हर आदमी को फ्री नहीं कर सकता है। तो वो मॉडल तो दुआ फाउंडेशन का बहुत अच्छा था। और मैंने ऐसे ही मैं मॉडल जो देखा है, वो मैंने देखा है मेमन हॉस्पिटल के अंदर ही है, बिल्कुल सही कि है। बेहतरीन मॉडल है वो, कि उन्होंने एक ट्रस्ट अलग क्रिएट कर दिया है, जिसका अस्पताल से ताल्लुक नहीं है। अस्पताल अपनी जो उनकी रीजनल बिलिंग है वो करता है, और जैसे नीडी केसेज़ हैं उनको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, अपने ट्रस्ट ने आउटसोर्स किया हुआ है एक और कंपनी को, जो जाके पहले इन्वेस्टिगेट करती है कि आदमी है मुस्तहक या नहीं है। और जब वो होता है तो फिर ट्रस्ट की तरफ से 50% के करीब उसमें एआनत होती है। तो ये भी एक मॉडल बड़ा अच्छा है, मैंने इसलिए ज़िक्र कर दिया कि और ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल से आते हैं और उनके ये मसाइल पेश आते हैं। अच्छा, उनके आपको पता है कि मेमन हॉस्पिटल कुछ चीज़ें हैं, मसलन नशा के जो लोग होते हैं, उनको वो नहीं प्रोवाइड करते किसी किस्म की मरीज़ों को हेल्प, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत अच्छा मॉडल उनका भी। आपके ये इस वाले मेमन की बात कर रहे हैं, जी, मेमन जी, जी, इंस्टीट्यूट बिल्कुल। की, हाँ, तो जी, जी। आपको इसका बैकग्राउंड मालूम है कि बना कैसे है ये? नहीं, मैं चाहूँगा आप सुनने के लिए। बस अब देखें, अल्लाह ताला को जो काम कराने होते हैं ना, वो किसी भी आदमी को तौफीक दे देता है और होने वाला काम हो जाता है। जब नेमतुल्लाह साहब सिटी नाज़िम बने, तो इब्तदाई दिनों में एक दफ़ा मुझे ऑफ़िस से कॉल आई कि भाई खान साहब याद कर रहे हैं। मैं तो जाता तो रोज़ाना ही था, लेकिन बाद औक़ात 1-2 दिन का गैप भी हो जाता था। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने उठा के ना एक फ़ाइल मेरे सामने रखी, "इसको पढ़ो।" तो क्या है ये? कह रहे, "पढ़ो, पढ़ो।" मैंने उसको जाके कोने में बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया। वो सर मेमन हॉस्पिटल के क़याम की फ़ाइल थी कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना, ये जो वर्ल्ड मेमन फेडरेशन है, जी, जी, जी। उसने कोई सिंध गवर्नमेंट से एक बिल्डिंग ली थी, ये वाली मेमन हॉस्पिटल जहाँ बना है। और उसके यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई मुआहदा था, जो उस ज़माने में गवर्नमेंट जो है ना अपने इनकम्प्लीट बिल्डिंग या अपने कोई इदारे दे रही थी एजुकेशन में, हेल्थ में। तो वो अभी प्रोसेस चल रहा था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ गई और हेल्थ का शोबा जो है आ गया सिटी नाज़िम के मातहत। अब इतना बड़ा ह्यूज बिल्डिंग थी बेसिकली, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बिल्डिंग बनाई थी ज़रूर। तो उसमें उस जो फ़ाइल थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि भई इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ था कि ये जापानी गवर्नमेंट की कोई ग्रांट थी, उससे ये एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा था अच्छा। कराची के लिए। जी, ट्रॉमा सेंटर, जहाँ आपके तक पास मुझे कितनी याद है। कहानियाँ हैं आपके पास? अच्छा। यहाँ एक बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर या ऐसा कोई नाम था, उस पे लिखा हुआ था, मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि भई इसका क्या करना चाहिए? मैंने कहा, भई कौन लेके आया है फ़ाइल आपके पास? तो उन्होंने नाम बताया, पीर मोहम्मद दीवान साहब का। पीर मोहम्मद कालिया साहब जानते हैं आप? पीर मोहम्मद कालिया साहब मेरे मेंटर में से एक हैं। अच्छा, जी, अच्छा। जी, हाँ, हाँ। वो उस ज़माने में आजकल प्रेज़िडेंट थे। बड़े ज़ईफ़ जी, हैं वो, ज़ाहिर है और सर, ये ये 70 में रुकने कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था ना जी, जी, इन्होंने जी, जी, जमात जी, जी, इस्लामी की जी। तरफ से। पीर के दिन जीतेगा, पीर मोहम्मद जीतेगा। अच्छा, हम तो सर उस वक़्त पाकिस्तान में नहीं थे, तो ज़ाहिर है, लेकिन मेरी इनसे मुलाकात करवाई बाद में गफ्फार उमर साहब हैं, हमारे जी, जी, जी। बहुत मतलब मेरे बड़े भाई की जैसे उनसे एक मोहब्बत का ताल्लुक है। और ग्रीन किचन ट्रस्ट में हमने बहुत उनके जी, साथ काम किया है। जी। तनवीर मग्गू साहब के साथ मेरी उनसे मुलाकात उनके घर पे हुई थी शायद फर्स्ट टाइम, तनवीर साहब के घर पे। जी। तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई ये पीर मोहम्मद कालिया साहब, पीर मोहम्मद दीवान इनका नाम है और ये मेमन कम्युनिटी के बहुत बड़े आदमी हैं। वो आए थे लेकर खान साहब के पास कि भाई हमें दे दे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुखालफत की कि क्यों दे दें जी, गवर्नमेंट का इदारा है, यूँ है। लेकिन खान साहब जो है ना बहुत ज़ीरक, बहुत समझदार आदमी थे।
वो बाद मामलात में उन लोगों से मशवरा करते थे जो उनको लगता था कि नहीं यार ये आदमी उनको ठीक राय देगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, इनको दे दे क्या? मैंने कहा देखिए खान साहब, बात यह है कि अभी आप हैं 4 साल के लिए, ठीक है ना, 4 साल के लिए आप हैं। जब तक आप हैं हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि मेरिट भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, हर काम ठीक तरीके से होगा। आपके बाद अगर फर्ज करें कुछ पॉलिसी बदल गई हमारे रियासती इदारों भाप लिया था आपने पहले ही। हाँ सर, वो तो पता होता है That आपको was सर, written on the आपको wall. साइन। Yeah, हाँ, मैंने कहा भाई इनकी आपने पॉलिसी कुछ बदल गई और जनाब जो है ना ये हाँ दोबारा से उनको ले आए, तो हाँ शहर की बर्बादी की एक हाँ, दास्तान। वजह है, बुनियादी वजह है। तो फिर क्या होगा? फिर तो ये अस्पताल बन जाएगा, आप इसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के लग जाएंगे, पब्लिक के टैक्स मनी के, और उसमें जनाब अली कारकुनान की भर्ती हो जाएगी एक पार्टी के, जो काम तो जो अब्बासी शहीद का हाल है वो हाल हो जाएगा। खान साहब ने कहा ठीक है जी। उसके बाद मुआहदा हुआ और वो बिल्डिंग उनके हवाले कर दी गई। उस बिल्डिंग में बहरहाल आप देखते हैं कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया। ये ठीक है कि जी अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि जब ये बिल्डिंग उनके हवाले की गई, क्योंकि मैं उधर से गुजरता था, तो उस वक्त जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी वो शायद म्यारी नहीं थी, और एक आध फ्लोर डिमोलिश करके फिर नेक्स्ट बनाया गया था। सरकारी तो आपको पता है, जी जी सरकारी जी जी। जब काम होता है ठेकेदारी होती है तो तो मैं क्या जब काम गुजरता होता था है। उसको नहीं मालूम था मुझे क्या आने वाला है, तो ये बड़ा बहरहाल वो ताज्जुब एक होता था ग्रे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। एक और ग्रे स्ट्रक्चर था जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी और उसमें जो है ना वो बन गया माशाल्लाह जी। हॉस्पिटल, और अब चल रहा है। उस इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वो बाद में डाउ तो बाद में बना है ना सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल अब 2 बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे, डाउ भी है, किरण है, जाहिर है वो सरकार का अच्छा अस्पताल है। अब तो खैर कई और बन गए अच्छा, हैं। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि न तो खान साहब ने और ना आपने ये कोशिश की हो कि जब वो चीज़ पड़ी तो हम अलखदमत का अस्पताल क्यों ना बना दें। देखिए असल में तस्लीम भाई, ये समझने की ज़रूरत है कि जमात इस्लामी कोई चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं, ठीक सही है है। ना। अलखिदमत उसका छोटा सा पार्ट ही रहेगा, ठीक हाँ है। हाँ। इसलिए कि जमात इस्लामी का बुनियादी काम खिदमत खल्क नहीं है भाई, बुनियादी काम तो इनकलाब लाना, इकामत दीन है ना। उसका एक छोटा सा पार्ट खिदमत खल्क है, लोगों को समझना चाहिए। जो अलखिदमत का बुनियादी काम जो जिस तरीके से हो रहा है ना, वो काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलखिदमत को असल में ह्यूमन डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी चाहिए, जो अब स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह काम। और जो हमारे हाफिज नईम उर रहमान साहब हैं, इन्होंने जो बनो काबिल का प्रोजेक्ट किया है ना, ये अच्छा अच्छा काम है बहुत। इस काम के स्केल को आप फैला सकते हैं, इसलिए कि इदारे नहीं बनने ना, इसमें छोटे इदारे बनने हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये सवाल भी बहुत अरसे से तंग कर रहा था, लेकिन आज आपने मुझे बिल्कुल मुतमईन कर दिया चंद लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचा था कि भाई कि जमात का कराची में कितना पुराना मुट्ठी आटा स्कीम के ज़माने से 60 से चला सारा काम ये। तो क्या वजह है कि जमात जो है वो मेमन हॉस्पिटल जैसा बड़ा अस्पताल क्यों ना बना सकी? लेकिन आपने जो बताया, मैं बिल्कुल तसल्ली है, मेरा ख्याल है आपका जवाब बिल्कुल सही है देखिए कि एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना मैं सकते। आपको छोटी सी एक बात बताऊं। जो असल में देखिए, जो लोग अलखिदमत के बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है ना, उनको बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं होता। लोगों को ये मालूम नहीं है कि अलखिदमत का कराची में जो हॉस्पिटल का सेटअप है ना, जी। ये कंसल्टेंट को परसेंटेज मिलेगी और इंसेंटिव बेस्ड होगा फला, ये सब मैंने अपने हाथ से लिख के बनाया हुआ सर, ये एक एक चीज़, ठीक है। अगर अलखिदमत के किसी इदारे में आज भी वेंटिलेटर नहीं है, तो इसके पीछे जो है ना मेरी एक सोच थी। मैं क्योंकि एक सियासी कारकुन था ना जी। देखिए उस ज़माने में कराची में एमक्यूएम थी अपने अरूज के ऊपर, और एमक्यूएम तो बहाने तलाशती थी जमात की मुखालफत के। अब आपका फ़र्ज़ करें हॉस्पिटल है, उसमें आपने आईसीयू बना दिया, फ़र्ज़ करें उसमें वेंटिलेटर रखे हुए हैं। वेंटिलेटर पे जाने के बाद मरीज़ की वापसी के इम्कानात कितने होते हैं हर एक को पता है। पाकिस्तान में नर्सिंग का मेयार क्या है। तो मैंने ये सोचा, मशवरा किया आपस में, तबस्सुम भाई थे, हफीजुल्लाह साहब थे, कि भाई देखिए जो अलखिदमत नाज़ाबाद है, ज़ाहिर है वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ डे 1 से मेरी वाइफ़ के ही है ना सर, आज भी हैं, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, 1-1 महीने बाद का लोग शिकायतें करते हैं मुझसे। उसी के मरीज़ जाएँगे, अगर कोई क्रिटिकल होगा उसी के मरीज़ जाएँगे आईसीयू में, सबसे ज़्यादा तो हमें भुगतना पड़ता था। लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है ना पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा सरकारी अस्पताल में, सिविल में, तो मैं और मेरी वाइफ़ जाके 3-3 दिन वहाँ रहे हैं सर, 3-3 दिन। सिर्फ इसलिए कि अलखिदमत पे कोई बुराई ना आए, अलखिदमत का नाम बदनाम ना हो। हमने तो ऐसा भी किया है, एक पेशेंट एक्सपायर हो गई, सिद्दीक़ा के एक पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई, वो नहीं बच सकी, बहरहाल अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं दी थी उसकी। उसके लेकिन उसके शौहर ने देखा कि भाई ये खातून डॉक्टर है, इसका शौहर जो है
हमने उसके लिए ब्लड अरेंज किया, हम वहाँ पर रहे सिविल में। अल्टीमेटली जब उस आदमी की दूसरी शादी हुई तो हम उस शादी में भी इनवाइटेड थे। अच्छा। होना तो ये चाहिए था हृदय वालों के जी मेरी बेगम को मार दिया, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं। उसकी वाइफ को पहले से कोई लिवर डिजीज थी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन देखें, मैंने उनको मशवरा दिया अलखिदमत में कि भाई आप आईसीयू ना बनाएं यहाँ पर फिलहाल, इसलिए कि आप आईसीयू बनाएंगे, एक पेशेंट मरेगा, वो हमारे माशाल्लाह दोस्त मौजूद है शहर में, वो हंगामा कर देंगे, तोड़-फोड़ होगी, बदनामी होगी। तो आप वो काम करें जिसमें इस बात का मोर्टेलिटी के चांसेस ज़रा कम हो। यही और वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के साथ देखें, साथ तो टिकटॉकर भी बढ़ते चले गए। सर बेड़ा गर्क हो गया, मतलब बिल्कुल ही ऐसी झूठ सच लोग मोबाइल से वीडियो बना लेंगे आके। वैसे भी देखें आईसीयू का पेशेंट बहुत कम होता है, ठीक है? तो ये है वजह असल में ना, अगर आज तक अलखिदमत में कराची के अंदर कोई अस्पताल नहीं बना है, तो एक तो एमक्यूएम की मेहरबानी है, वो तो आईसीयू नहीं बना है, एमक्यूएम मेहरबानी है क्योंकि वो हर अच्छे काम को भी वो करने पर तुल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई हमारा काम नहीं है सर, जो जमात इस्लामी का बुनियादी काम इकामत दीन है, दावत दीन है। आपने बहुत ही क्लियर कर दिया और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा कि मेरे ज़हन में सवाल थे, आज मुझे इसका बिल्कुल बेहतरीन जवाब मिल गया। लेकिन हम बात कर रहे थे दुआ फाउंडेशन की, अगर वो कंप्लीट हो गई है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए ज़रा-सा। मैं सर थरपारकर के हवाले से ना, ये जो हमारा सेकंड फेज़ शुरू हुआ है, यानी एक तो था ना 98 से जी, 2001 जी। तक जी, थरपारकर का पूरा जी, फेज़। एक फेज़ है 2014 ऑनवर्ड्स, मैं उस पे जी। बात करना चाहूँगा। देखिए हुआ ये कि 2014 की अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में मेरे जो बड़े भाई हैं, जमात इस्लामी का रुकन है वो भी, मुमताज़ आलम, वो अपने हलके में काफ़ी एक्टिव थे, स्कीम 33 में एक हलके में। तो मुझे उनका फ़ोन आया कि यार मैं थरपाकर जा रहा हूँ अपने हलके के कुछ लोगों को, कि तुमने तो वहाँ बड़े काम किए हुए हैं, तो तुम साथ चलोगे? मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। अच्छा, मैंने जाते वक़्त जो है ना एक परवेज़ होते हैं हमारे जो कैमरामैन भी हैं और वीडियो एडिटर भी हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मैंने कहा भाई परवेज़ चल रहे हैं उधर, कहा सही है। तो एक अम्मार हैं, अम्मार हमारे दोस्त हैं, जूनियर हैं अम्मार। तो मैंने उनसे कहा कि भई अम्मार थरपाकर हैं, बिल्कुल शौक से भाई बिल्कुल जाएँगे थरपाकर जनाब। और एक थे अताउल हक मंसूरी, वो शहीद हो गए, उनको उनको डंपर ने एक्सीडेंट हो गया था, डंपर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तो वो बेचारे जो है ना, उनको मैंने कहा तो वो भी खुशी-खुशी राज़ी हो गए। तो हमने एक कार किराए पे ली और मैंने कहा चलें चलते हैं आपके साथ। तो मुमताज़ भाई और उनके हल्के के कुछ लोग थे और फिर मैं, अम्मार, अताउल हक मंसूरी और परवेज़, और हमारे पास कैमरा भी था। ज़ाहिर है वो मेरे लिए वीडियोज़ बनाते थे ना सर, मेरा पर्सनल कैमरा था, वीडियो कैमरा। तो हम जनाब चले गए। हम थरपारकर गए, उससे पहले हम बदीन का एक वो है शादी लॉज, वहाँ रात को रुके और उससे नेक्स्ट डे जो है हम थरपारकर चले गए। वहाँ हम इस्लाम कोर्ट गए, वहाँ हमारे दोस्त हैं अब्दुल गनी बजीर हैं, शाहनवाज़ खासखेली हैं। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने कुएँ उस ज़माने में आपको याद होगा कि बहुत बुरी तरीके से खबरें आ रही थी रोज़ाना, बच्चे मर रहे हैं, थरपाकर में कहत आ गया, ये आ गया। यानी मैं जब मिट्टी पहुँचे हैं हम लोग, जब हम लोग मिट्टी पहुँचे हैं तो हमने देखा कि लाइन से टेंट लगे हुए हैं। अल खिदमत और इस्लामिक रिलीफ, मुस्लिम एड, हेल्पिंग हैंड, सबके जनाब टेंट लगे हुए और बिरयानी बट रही है और खाना बना हुआ लोगों को खिलाया जा रहा है। तो मैंने एक साहब से पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया? कहत तो पहले भी आता रहा है भाई, तो कहत का मतलब ज़लज़ला तो नहीं होता? तो कहत अगर आ गया है, नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में हम क्योंकि बेशुमार दफ़ा हमने ट्रैवल किया था, तो हमने कहा हम तो भई राशन दे दिया करते थे। गंदम दे दिया या आटा दे दिया या चावल दे दिया, लोग खाना पका लेंगे ना। ये क्या चक्कर चला है यार ये, कि भाई आप बिरयानी खिला रहे हैं लोगों को जाके, भाई लोग को खुदा ना खास्ता देखे ना सर, समझे बात को, जलजला आ गया, मकान गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो लोग खाना कैसे पकाएंगे? मैं हम जलजले में भी बहुत काम किया हुँ, ना हुँ, हुँ, 2005 हुँ। के बाद। यहाँ तो जलजला नहीं आया, यहाँ तो कहत साली हुई है, खुश साली हुई है। पे लोगों के पास चूल्हे हैं, घर है, जो भी उनकी झोपड़ियाँ हैं, वो जंगल से लकड़ी काटते हैं, उसी से चूल्हा जलाते हैं ना सर। तो चूल्हा जलाने का इश्यू भी नहीं है, माचिस तो ₹2 की आती है। तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार ये कुछ वो मलिक रियाज साहब का वो लगा हुआ है, लंगर बँट रहा है, खाना बँट रहा है, पका हुआ खाना, बिरयानी। खैर ये तासुर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ये क्या चक्कर है यार, ये खाना पका-पका के क्यों खिला रहे हैं आप लोग ये? लेकिन सर सुनता कौन है? लॉजिकल बात हमारे माशरे में कोई सुनता है क्या? बहरहाल हम इस्लाम कोर्ट तक गए, फिर वापस आए और थोड़े बहुत लोगों से मुलाकात की, पुराने लोगों से, मीर मोहम्मद बुलेदी थे और इन लोगों से मुलाकातें हुई। फिर वापस आ गया मैं, उसके बाद वापस आया, फिर लाहौर में जमात का इज्तिमा था नवंबर में, हम लोग वहाँ चले गए।
फिर वापस आए। इन द मेन टाइम क्या हुआ कि ये बात है दिसंबर की, नवंबर था वो महीना, दिसंबर आ गया। दिसंबर में जो है ना हमारे ज़बीउल्लाह, आमिर और अदनान ये मुमताज़ भाई के साथ थरपारकर गए। ये ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम गए थे ये लोग। और ये लोग गए, इन्होंने कुछ दवाएँ जमा की थी और वो दवाएँ इन्होंने जाके इस्लाम कोर्ट का जो एक हॉस्पिटल है, आरएचसी जो है, वहाँ पे इन्होंने दिया, जाके एमएस साहब से मिले और दवाएँ वगैरह इन्होंने दी। कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ और दवाएँ लेके गए थे। फिर वापस आए। ज़बीउल्लाह जो है ना हमारे, वो बेसिकली बड़े सीनियर नर्स हैं, वो क्वालिफाइड। मुझे उन्होंने बताया कि यार डॉक्टर साहब वहाँ तो बड़ा बुरा हाल है, वहाँ तो एनआईसीयू में चूहे घूम रहे थे, टूटे-फूटे इंक्यूबेटर रखे हुए थे, इस्लाम कोर्ट के उसमें। मैंने कहा अच्छा जी, ज़ाहिर है मैं क्या कर सकता था, मैंने तासुब का इज़हार किया, मैंने कहा अच्छा यार देखेंगे, अल्लाह मालिक। उसके बाद फिर दिसंबर का एंड आ गया। सिराजुल हक साहब जब कराची आते थे ना, उनसे मेरी पुराने याद अल्लाह है, तो मेरे घर क़याम करते थे। उनकी मोहब्बत थी कि वो जब भी कराची आते थे ना, तो हम उनको एयरपोर्ट में, फ़ारूक नेमतुल्लाह, हमारे नसीम मुग़ल, अल्तमश थे मरहूम, हम उनको इस्तकबाल करते थे जाके। वो नायब अमीर थे मरकज़ के और उनको, वो मेरे घर ठहरते थे। ठीक है जी, उनकी मोहब्बत थी, उनकी मेहरबानी थी। तो मेरा उनसे इस चक्कर में बहुत राब्ता था। मैंने उनको कॉल की, सिराजुल हक को मैंने कॉल की, मैंने कहा सिराज भाई, मेरी उनसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा सिराज भाई, होता ये है कि जब कभी केपीके में या कहीं पर भी कोई आफ़त आती है ना, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो लोग कराची से, सिंध से वहाँ जाते हैं, हम खुद जाते रहे हैं। तो अभी थरपारकर में बड़ी खबरें आ रही हैं कि बच्चे मर रहे हैं, कहत आया हुआ है। तो आप गवर्नमेंट में हैं, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, ऐसा क्यों ना हो कि इस दफ़ा उल्टा काम हो कि आप वहाँ से कुछ फंड्स यहाँ भेजें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, ये लेट नाइट, ये कोई बात होगी 12 साढ़े 12 बजे की रात की। तो कह रहे हैं यार अभी तो देर हो गई है, मैं कल सुबह बात करता हूँ परवेज़ खटक साहब से, बताता हूँ आपको मैं। उन्होंने अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि हाँ जी बात हो गई है, 10 करोड़ रुपए की अप्रूवल मिल गई है। अप्रूवल तो उन्होंने देनी थी, वज़ीर ख़ज़ाना भी थे वो। तो मैं इंशाअल्लाह आ रहा हूँ और मेरे साथ शायद कोई पीटीआई के कोई एडवाइज़र भी होंगे, यानी सूबाई एडवाइज़र। तो मैंने कहा चलें, बड़ी खुशी की बात है। तो कहने लगे आप साथ चलेंगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। उसके बाद मैंने डॉक्टर मेराजुल हुदा साहब जो सूबाई अमीर थे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इस तरह से बात हुई है, तो वो आ रहे हैं सिराज साहब, तो यार आप कोई प्लान कर लें कि उनके उनके विज़िट से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो मैंने इरफ़ान अख़लाक़ से बात की, इरफ़ान अल्लाह वाला से, उनके भाई रेहान भाई जो हैं वो। तो मेरे ख़्याल से 30 दिसंबर है 2014, जब सिराज साहब आए और यहाँ से फिर मेराज साहब और अल-ख़िदमत के लोग और सब ये लोग निकले और हम एक अलग गाड़ी पे जो है ना, हम साथ गए उनके। वहाँ पे इन्होंने एक हैंडपंप का इफ्तिताह किया, ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो है ना, वो आगे चले गए मिट्टी। मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि यार हॉस्पिटल देखना चाहिए जाके। ये जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है ना सर, इसको जाके विज़िट करना चाहिए। तो मैंने ज़बी थे, ज़बी के साथ लिया मैंने और ये लोग चले गए सिराज साहब के साथ, मैं वहाँ चला गया, अपना डीएचक्यू हॉस्पिटल चला गया। वहाँ गया तो वहाँ पर जो डीएचओ थे और हॉस्पिटल के एमएस थे, उनसे मुलाकात हुई। उनका नाम था अब्दुल जलील भुरगड़ी, वो सर्जन थे, जनरल सर्जन, और डिग्री से ताल्लुक़ था उनका। मैं जाके तारुफ़ कराया कि भई मैं जमात इस्लामी का आदमी हूँ, पीमा का मेंबर हूँ। तो उस वक़्त तो ज़ाहिर है मैं दुआ फाउंडेशन में नहीं था ना। तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? बच्चे क्यों मर रहे हैं? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया गया, देखो ये मसला है। फिर वो एक कमरे में मुझे लेके गए, एक बड़ा-सा कमरा था। उन्होंने कहा ये एनआईसीयू है। मैं कहा एनआईसीयू है? ये कैसा एनआईसीयू भाई? 2 या 3 इनक्यूबेटर्स पड़े थे। 2 शायद क डॉक्टर थे, जूनियर लेवल के कंसल्टेंट, एमसीपीएस किया हुआ था, उनकी भी ट्रेनिंग कराची में ही हुई थी और कुछ ना नर्सिंग स्टाफ खड़ा था। तो एक खातून थी, लड़की थी छोटी-सी, मैंने उससे पूछा जाके कि बेटा ये ना इनक्यूबेटर ऑन करो। तो उसने कहा मुझे तो नहीं आता। भाई तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें इनक्यूबेटर ऑन करना भी नहीं आता? उसने कहा नहीं सर भाई मुझे तो नहीं आता। तो तुम हो कौन भाई? तुमने क्यों खड़ा किया है? उन्होंने कहा जी मैं तो नर्स एड हूँ और मैं गायनी में मेरी ड्यूटी थी, तो एनआईसीयू बनाया तो मुझे खड़ा कर दिया लाके। ओफ़ो! मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, मीडिया में सुबह, दोपहर, शाम खबरें आ रही हैं और हाल ये है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, फिर हम वापस आ गए। हम वापस आ गए। पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि यार क्या हम इस एनआईसीयू को ठीक कर सकते हैं? तो मैं सोचा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैंने लिख दिया एक फ़ेसबुक पे एक तहरीर लिखी कि थरपारकर में बच्चे क्यों मर रहे हैं? क्या अच्छा। वजूहात हैं? जी, जी। आप यकीन करें ऐसा रिस्पॉन्स आया,
दुनिया भर से लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए कि हाँ डॉक्टर साहब, आपने जो बातें लिखी हैं तो हमने हमने सोची भी नहीं थी, ये तो कोई बता भी नहीं रहा, बस ये हो रहा है ग़िज़ाई क़िल्लत से। मैंने कहा भाई देखो, बच्चे में ग़िज़ाई क़िल्लत कहाँ से हो गई? भाई बच्चे की अम्मा में है ना। जो बच्चा आ गया वो तो इसलिए मर रहा है कि उसका इलाज ही नहीं हो रहा। ये बच्चे जो है वो थोड़ी मर रहे हैं कि जी ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं। भाई बच्चे का इलाज ही नहीं हो रहा। एनआईसीयू में तो देखे ना, कराची में। मैंने कहा लोगों से कि यार देखो, क्या आगा खान अस्पताल में एनआईसीयू नहीं होता? क्या मेरे अपने अस्पताल में बिल्किस नाज में एनआईसीयू नहीं है? क्या अल खिदमत के नाज़िबाद में एनआईसीयू नहीं है? यहाँ कौन सी ग़िज़ाई क़िल्लत है भाई? तो बेसिकली जो बच्चा जाता है नर्सरी में, इनक्यूबेटर में या वेंटिलेटर पे, उसकी कई वजूहात होती हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, लो बर्थ वेट है, प्रीमैच्योर डिलीवरी है, 10 चीज़ें हो सकती हैं सर। तो लोगों ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है एक कॉमन मैन को कहाँ पता होता है इन चीज़ों का। मीडिया बता रहा है ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं, ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं, एक ही फैक्टर बता रहे हैं ना सर वो। तो लोगों ने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि भई जो है ना, हम कुछ फंड रेज़िंग करते हैं और हम कुछ उसको डेवलप करते हैं एनआईसीयू को। टास्क बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने तो सर अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में हमेशा बड़े-बड़े ख्वाब देखे हैं ना जी। तो बड़ा टास्क था, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी। फिर मैंने उस ज़माने में ना यूट्यूब पे शायद पाबंदी थी, तो एक डेली मोशन एक वो है, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई अपने घर पे, परवेज़ ने रिकॉर्डिंग की और मैंने लोगों से कहा कि भई देखें, थरपारकर में बच्चे इसलिए मर रहे हैं, और फिर ये रिक्वेस्ट की कि भई आएँ हम मिल के कुछ काम करते हैं। हम ये प्लान बना रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं, कि मिट्टी का जो सिविल हॉस्पिटल है उसके एनआईसीयू को इम्प्रूव किया जाए। और सिर्फ इस बात का इंतज़ार ना किया जाए कि गवर्नमेंट इस काम को करेगी, बल्कि हम आगे बढ़कर वहाँ अस्पताल की इंतज़ामिया से हमारी बात भी हुई है और उन्होंने वेलकम किया है इस आइडिया को भी, और वो चाहते हैं कि हाँ जी, सोशल सेक्टर उनके साथ आए, प्रोफेशनल उनके साथ मिलें और वो मिल के आपस में इस काम को आगे लेके चलें। तो सबसे पहले हम सिविल हॉस्पिटल मिट्टी के जो एनआईसीयू है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और वहाँ हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट की डोनेशन देंगे। इस सिलसिले में जो हमने जाके जायज़ा लिया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि फौरी तौर पर अगर कुछ फोटोथेरेपी यूनिट्स उनको दिए जाएं, कुछ पल्स ऑक्सीमीटर उनको दिए जाएं और एक अच्छी खासी बड़ी मकदार में उनको जो है हम सर्जिकल डिस्पोजेबल्स दें, अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक्स दें और साथ ही साथ उनके अमले की तरबियत करें, तो इंशाअल्लाह पूरी कौम देखेगी कि चंद महीनों के अंदर अंदर जब उनका अमला तरबियत याफ्ता हो जाएगा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी हालात में। लोगों ने क्या किया, पैसे भेजना शुरू कर। लोग मुझसे पूछते कि वैसे यूनियन से पैसे भेज दें, मैं भेज दो जी। जब वो होते होते बहुत बड़ी रकम बन गई, तो 40-50 लाख रुपए आ गए सर। मैं तवक्को नहीं कर रहा था। अब 40-50, उनमें से अमेरिका में एक फैमिली रहती है, एक खातून है जो कश्मीर से ताल्लुक़ है उन लोगों का, नहीं पाकिस्तानी कश्मीर से। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमाद। उनको यंग सी ज़ाहिर है, वो छोटी बहन की तरफ, तो हमारे नीलम अब्बास नाम है उसका। उसने मुझसे रब्ता किया कि फयाज़ भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हमारे सऊदी अरब में अशर ग्रामी हैं, उन्होंने कहा कि जी जो है ना, हम भी कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। फिर एक साहब हैं और एक हमारे यहाँ होते हैं अपना अनस बदर, बहुत ही एंथुसियास्टिक यंग आदमी हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक, बड़ी मोहब्बत वाले। उन्होंने जनाब कैंपेन शुरू कर दी कि भई फंड जमा करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। और भी लोग, बहुत सारे लोग थे। अब जो मेरे पास 50 लाख 40 लाख रुपए आ गए पर्सनल अकाउंट में सर, मैं तो मतलब परेशान आपने हो अमेरिका का वीज़ा नहीं लगवाया अपना? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया कभी, मुझे कोई शौक ही नहीं है। मैं जस्ट मज़ाक कर रहा हूँ। अमूमन लोगों के पास इतने पैसे आते हैं फौरन अमेरिका भागते हैं, वहाँ जाके पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू करते हैं। खैर वो हुआ फिर ये कि अब मुझे हुई परेशानी शुरू। मैं गया सर पीमा के ऑफिस, ठीक है ना? वहाँ मैं मिला डॉक्टर सुहेल अख्तर से। मैंने कहा सुहेल भाई यार ये हो गया चक्कर, 50 लाख रुपए आ गए, मैं क्या करूँ? तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये पैसे मैं पीमा को दे दूँ, हम इक्विपमेंट खरीदें, जो मैं देख के आया हूँ सिचुएशन, और हम ये जाके वो कर दें। और अज़हर चुगताई जो मेरे नाज़िम भी रहे हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, वो चौथाई लेवल है? नहीं, सर अज़हर चुगताई हैं, डॉक्टर अज़हर चुगताई पीडियाट्रिशियन हैं, अमेरिकन ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने कहा उनको ले जाएँगे, थोड़ी-सी ट्रेनिंग कर देंगे स्टाफ की। इतनी बात हुई। सुहेल भाई ने कहा कर लो यार, लेकिन पैसे-वैसे हम तो नहीं दे सकते, तुम्हें खुद ही जमा करने पड़ेंगे। पीमा ज़ाहिर है इसमें एज़ प्रोजेक्ट तो पीमा का नहीं है ना ये, और तुमने अचानक से तुम लेके आ गए वो चीज़ ये, तो ठीक है बहरहाल आप जो है ना ये करें आप, मैं मेरा ताउन आपके साथ है। तो और भी लोग थे, डॉक्टर खालिद मुश्ताक थे, राव नईम थे,
हमने इक्विपमेंट परचेजिंग की सर, इंक्यूबेटर खरीदे, वार्मर खरीदे, मॉनिटर खरीदे, काफ़ी चीज़ें खरीदी जाके। उसके बाद क्या हुआ कि जी हमने इनको सामान को लोड किया, एक हाईएस्ट गाड़ी ली, उसपे लोड करके वहाँ भिजवाया। यानी ये दिसंबर की बात चल रही है, दिसंबर की, यानी 30 दिसंबर को उस सराजी वक्त हक तक ने, ये सरकारी अस्पताल था DHQ? नहीं अभी भी सरकारी अस्पताल है सर। अच्छा। 30 दिसंबर 2014 को सराजुल हक ने विजिट किया, ठीक है? और 31 जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि हम यहाँ से गए, वहाँ मिट्टी में हमने जाके एक गेस्ट हाउस में क़याम किया, गेस्ट हाउस में। आप अंदाज़ा कर सकते हैं तस्नीम भाई कि 2015 के शुरू तक, यानी इब्तदाई महीनों तक, जनवरी, फरवरी तक जो है, मिट्टी का जो DHQ हॉस्पिटल, जिसको वो सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, उसकी नर्सरी में ऑक्सीजन लाइन नहीं लगी हुई थी। ओह माय कैन गॉड! यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? ये ऑक्सीजन लाइन हमने लगवाई है, मैंने लगवाई है, यानी हमने से मुराद, मैं तो ज़ाहिर है मैं तो हाँ, ज़ाहिर अकेले है, ही था ना हाँ, दोस्तों। हाँ। तो बहरहाल मेरे साथ क्योंकि और लोग जुड़ गए थे, जिनका मैंने नाम बताया आपको, तो हमने वो ऑक्सीजन लाइन लगवाई वहाँ फर्स्ट टाइम, इनक्यूबेटर्स दिए अच्छे खासे, बाकी सारा इक्विपमेंट इक्विप्ड हो गया वो। उसके बाद क्या हुआ, अज़हर चुग़ताई ने ट्रेनिंग की, वो बड़े शुक्रगुज़ार हुए डॉक्टर जलील भुरगड़ी साहब के, यार ये तो अल्लाह की एक नेमत नाज़िल हो गई है जनाब, कि अचानक से कराची से कुछ लोग आ गए और हमारा NICU बड़ा सेट हो गया, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। अब होता देखिए ये कि बच्चा जब पैदा होता है ना सर, तो उसका जो पहला मिनट होता है, दैट इज़ गोल्डन गोल्डन मिनट। बच्चे हुँ। को रिसीव कैसे करना है, उसको रिससिटेट कैसे करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये करती हैं गायनी का स्टाफ, करता है लेबर रूम का स्टाफ। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई थरपाकर चल रहा है, उसने कहा फिर ये मुसीबत शुरू हो गई थरपाकर। मैंने कहा चल रहा है भैया, सिखाने हैं, उसने कहा नहीं बिल्कुल चलते हैं जी। तो मैं और मेरी वाइफ और अनस बदर भी था, कई कई सारे लोग, हम दोबारा वहाँ, शब्बीर सुमरो साहब हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उनको हमने लिया, हम लोग गए वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने, आप अंदाज़ा करें यार, इतने बुरे हालात, अल्लाह माफ़ करे, अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई। ये सर बच्चे की, जब बच्चा होता है ना माँ के पेट में, उसके दिल की धड़कन को नापने का एक मशीन होती है, बहुत मशीन महँगी नहीं है, 1.5-2 लाख की आती होगी उस वक़्त, अब शायद 4-5 लाख की आती होगी, वो मशीन तक नहीं थी। भैया आप कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की? तो फिर हमने वो मशीन भी खरीदी, फिर मेरी वाइफ़ जो है ना, वो उसने ट्रेनिंग दी बाकायदा उनको, कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है। हमने गायनी वालों की ट्रेनिंग की, हमने पीड्स के डिपार्टमेंट की। उस ट्रेनिंग सेशन में जो है, जो हमने वो किया था ना, अज़हर चुग़ताई ने जो किया, उसमें MS, DHO साहब सब बैठे थे उसके अंदर। उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल फिर हुआ ये कि वो आहिस्ता हमारा जाना-आना शुरू हो गया, और जो है ना वो NICU बन गया, प्रॉपर NICU बन गया। अब क्या हुआ कि जी स्टाफ तो था नहीं ट्रेन्ड, अब क्या करें? तो हमारे हॉस्पिटल में एक पश्तो स्पीकिंग लड़का था, जो कराची में रहता था, ट्रेन्ड NICU टेक्नीशियन था, उसका नाम है रहमानुल्लाह खान। मैंने उससे बात की और मैंने कहा रहमान, वो तुम ऐसा करो, मिट्टी में 3 महीने के लिए मिट्टी चले चलो, और वहाँ रह के ना इस नर्सरी में कुछ लोगों को ट्रेन कर दो, मकामी लोगों को, ताकि यार थोड़ा बेहतर काम हो जाए। मशीनें तो दे दी हैं, ऑक्सीजन लग गई है। तो उसने कहा ठीक है जी, 3 महीने का जो तनख्वाह तुम्हें यहाँ मिलती है ना, उससे डबल तनख्वाह तुम्हें दे देंगे। उसको इंसेंटिव मिल गया, और एक मकान ले लेंगे रहाइश के लिए, 2 कमरों का, तुम वहाँ रह लेना यार, खाना-वाना होटल में खा लिया करना, नाश्ता खुद बना लेना। तो उसने कहा ठीक है जी। हम लोग जो है लेके उसको चले। ये फरवरी की बात हो गई, यानी जनवरी के एंड में, और फरवरी आ गया। उसको हमने जाके, वहाँ मीर मोहम्मद बुलेदी साहब थे, जो वहाँ जमात के अमीर थे, अमीर ज़िला थे वहाँ पर, जिनको मैंने ही अपॉइंट किया था ग्रीन क्रिसेंट के स्कूल में। तो उनको मैंने कहा कि यार एक मकान तलाश कर दो अपने घर के करीब। तो उन्होंने अपने ही घर के लाइन में एक छोटा-सा मकान किराए का ले लिया। उसको हमने वहाँ जाके चारपाई-शारपाई, ये थोड़ा चूल्हा-वूल्हा है ना सर, ये दिलवा दिया उसको। हमने कहा भाई 3 महीने तुम रहो, 3 महीने बाद वापस आ जाएँ। ठीक है? 3 महीने के बाद तुम वापस आ जाना, हम तो तुम्हें। 3 महीने निकाल लिया उसने वहाँ पे? सर आगे क्या हुआ वो सुने आप, इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा, उसके बाद मैं करता ये था कि फंड जमा करता था और जाके पीमा के ऑफिस में जमा करा दिया करता था, और या अकाउंट नंबर दे दिया था पीमा का। तो अब तनख्वाहें वगैरह फिर पीमा ने भेजना शुरू कर दिया। रहमानुल्लाह साहब वहाँ रहने लग गए। शुरू-शुरू में बड़े घबराए वो, यार ये मैं कहाँ फँस गया हूँ? जब हम लोग छोड़ के वापस आ गए, कह रहा मैं तो रो रहा था बैठा हुआ। कह रहा है डॉक्टर साहब ने किधर फँसा दिया मुझे? तो ज़ाहिर है सर, वो इतनी गर्मी, अब देखें जी, ना, जी, एक बिल्कुल, आदमी बिल्कुल, हाँ। सवात का रहने वाला है, मट्टा का, मट्टा जो है ना उस इलाके का, उसको आपने भेज दिया है जनाब, मिट्टी मट फ्रॉम मट्ठा टू मिट्टी। फ्रॉम मट्टा टू मिट्टी, मैंने फेसबुक पे लिखा भी है।
उस जमाने में चलो सर्दी के दिन थे तो इतना मसला नहीं था, लेकिन लोगों ने ट्राई किया तो सांप निकल आते हैं, लुंडी सांप जो है वो काट लेता है, बंदा मर जाता है। वो बेचारा डर रहा है कि यार मैं अकेला, मुझे भेज दिया उन्होंने, अब मैं कहाँ रहूंगा। अच्छा, आमतौर पे ना वहाँ कोई बेकरी शेकरी, यानी उसमें डबल रोटी लेना चाहें आप, जी ऐसा जी जी तो जी, वो हाथ अंदाजा है जोड़ेंगे, मुझे, उनका हाँ। अलग तरह का कल्चर है ना सर। बड़ा परेशान हुआ शुरू के चंद दिन, लेकिन फिर उसका जो स्टाफ था, एमएस साहब थे, मीर मोहम्मद बुलेरी साहब थे, इन सब ने बड़ी मोहब्बत से उसको वहां रखा। बड़ा जो है ना अच्छा ताल्लुक बन गया। उसने काम शुरू कर दिया। क्या आपको यकीन आएगा, आज 10 साल हो गए, 10 साल, 10 साल हो गए सर, वो वहीं पर है वो। अच्छा, जी, वहीं पर है वो अभी तक वो? 10 साल से सर वहीं खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और इस दौरान में कई दफा ये हुआ है कि हमने कोशिश की कि उसे वापस बुलाएं। हम उसे वापस बुलाने की बात करते हैं, वहां से लेटर आ जाता है कि एक्सटेंशन दे दी जाए, बड़ा मसला है। हालांकि हमने अगले ही महीने 5 मकामी नौजवानों को अपॉइंट करके एज ट्रेनी उनको स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया था। और उसके उसके नतीजे में वहाँ 6 लोगों का स्टाफ हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जी, अब कई महीने गुजर गए, बल्कि 1 साल तकरीबन गुजर गया। ज़ाहिर है मुझे भी फंड रेजिंग के लिए मुश्किलात थोड़ी सी आ रही थी। तो हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर रहे हैं डॉक्टर मोहसिन अंसारी, वो हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन थे उस वक्त, और मेरा भांजा है डॉक्टर शाहिद मंसूर, वो भी उनके बोर्ड में था। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा मोहसिन भाई ये जो है ना एक काम शुरू किया था, वो देखते थे फेसबुक पे ऊपर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना कुछ इसको गोद ले लें। नहीं, उसमें से कम जो 5 लड़के हैं उनका स्टाइपेंड देना शुरू कर दें। हाँ। तो मोहसिन भाई ने कहा कि नहीं यार, मैं ऑब्जर्व देखता रहता हूँ तुम्हारी सरगर्मियाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बिल्कुल कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो वो उसके बाद फिर ये हुआ कि 1 साल यानी नर्सरी बन गई। और उस वक्त मैं दुआ फाउंडेशन में नहीं था, ठीक है ना, मैंने पर्सनल कैपेसिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काम करने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद जो है ना 1 साल के बाद उन 5 लोगों का स्टाइपेंड जो है वो देना शुरू कर दिया हेल्पिंग हैंड ने, अब तक दे रहे हैं वो। और रहमान की तनख्वाह जो है वो मैं अरेंज करता था, वो मैं कई साल तक अरेंज करता रहा, कई साल तक। पिछले 1-2 सालों से फिर दुआ फाउंडेशन, मैंने कहा कि यार अब जो है ना हम इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज में कर दें उसको, इन्वॉल्व हाँ। हो गए हैं। फिर वो दुआ फाउंडेशन ने अरेंज करना शुरू कर दिया, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब काफ़ी हो गया है 10 साल सर। देखिए ना, रहमान जब वहाँ गया था उसकी शादी भी नहीं हुई थी। हम्म। फिर उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे हैं, अब फैमिली उसकी रहती है सवात में, मट्टा में, खुद वो थरपाकर में है। तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है ये, मैंने कई दफ़ा कहा है कि भई आप अपनी फैमिली यहाँ बुला लें, या आप हम्म। वहाँ चले जाएँ, हम आपके लोकल एरिया में कोई सेटअप बना देते हैं। लेकिन वो थरपारकर के लोग जो है ना, वो बहुत, अभी भी उन्होंने लेटर भेजा हुआ है मुझे कि यार आप ये ना करें, एक्सटेंशन दे दें, 1 साल की दे दें, 2 साल की दे दें। बहरहाल ये एक स्टोरी है पूरी। यानी उस आदमी ने, जो पश्तो स्पीकिंग आदमी है, जो कराची में हमारे अस्पताल में काम कर रहा था, उसने मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट के ऊपर मिट्टी चला गया 3 महीने के लिए, और 10 10 साल साल से से हो 10 गए। साल से वहाँ पर है। इस चक्कर में क्या होता है, हमें भी बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता था, इसलिए वो परेशान होता था। हम्म। बहरहाल उसके बाद फिर जब दुआ फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया मुझे, तो फिर ज़ाहिर है कि हमने पानी के प्रोजेक्ट, अच्छा देखें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बल्कि इससे मुझे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि असल जो चीज़ है वो ये है कि मसले को समझना। डॉक्टर साहब कहानी सुना रहे थे बिट्टी के डीजे जो हॉस्पिटल की है, कि जब ये गए थे वहाँ बच्चे बहुत मर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने देखा कि वहाँ पे बड़े-बड़े टेंट लगे हुए थे, कौरमे बिरयानी के और मलिक रियाज़ के और मुख्तलिफ किस्म के एनजीओज़ के, जो दबा के बिरयानी खा रही थी। लेकिन आपने सेंस ये किया कि बच्चे जो हैं वो फाके से नहीं मर रहे हैं, बच्चे इलाज के ना होने की वजह से मर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब की असेसमेंट थी, बहैसियत डॉक्टर की है। तो पहले भी ये राशन वगैरह तक़सीम करवाते रहते हैं कि भई घर जाके पका लो, लेकिन ये कि ज़ाहिर है ज़लज़ला का तो है नहीं कि हम आपको पका-पकाया खिलाएँगे। तो डॉक्टर साहब ने रास्ता ये निकाला कि बजाय कौरमे बिरयानी खिलाने के, मिट्टी वालों के अस्पताल की सूरत को बेहतर कर दिया। तो आपने कहानी सुनी कि किस तरीके से फिर जब एक दफ़ा नीयत साफ़, मंज़िल आसान, आपके साथ ताउन हर एक ने किया उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यू नेम इट, मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें पीटीआई के जो उस वक़्त परवेज़ खटक साहब थे, उनका भी जी, जी, सिराजुल हक था। साहब ज़ाहिर है जब वो जी, जी, आए वही तो उन्हीं के डेफ़िनेटली। साजिद साहब तो ख़ैर आपके बंदे थे ना। लेकिन नहीं, हम उनके बंदे हैं सर। वो तो हमारे अमीर थे, ज़ाहिर लेकिन है। इस सारे थरपारकर के अंदर जो तिब्बी सहूलात के जो काम किया आपने खुलूस की वजह से, उस पे आपको पीटीआई का ताउन भी रहा, उसमें आपको पीपल्स पार्टी का ताउन भी रहा। बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा, और बिल्कुल रहा। सिर्फ़ एक-दूसरे पे तनकीद करने से बात नहीं बनती है, बल्कि जब कोई खुलूस से काम कर रहा हो, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल है अब तक की गुफ्तगू का टेक अवे है। अब चलिए आगे मरहले पे। देखिए, थरपाकर में जो हमने ये काम किया ना,
कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया, तो उसके नतीजे में फिर मेरा राब्ता पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों से हो गया। एक हेल्थ मिनिस्टर थे, हम उनसे मिले जाके, उन्होंने बहुत ही शफीक आदमी थे, बहुत ही, उनका बदीन से ताल्लुक था। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि नहीं यार, मुझे रिपोर्ट्स हैं वहाँ की तुम्हारी, और तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरीके से जो जरदारी साहब की जो बहन है ना, ये जो डॉक्टर अजरा पेचूहू नाम है जिनका, उनके हस्बैंड भी सिविल सर्विस में रहे हैं, उनसे भी इसी चक्कर में मेरा राब्ता हुआ, सलाम दुआ हुई व्हाट्सएप पे। आप हैरान होंगे कि मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात शायद एक आध दफ़ा हुई है, वो भी थरपाकर के विजिट पे आई हुई थी वो। मैं भी गया हुआ था वहाँ पर। अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़ाती मुलाकात नहीं है आज तक, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता रहता है उनसे।